राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को। और इसका हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the component came from or who prepared it. ठीक है, जो लेविएशर थे और उनके साथ जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा कि कोई भी कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है, और हर कंपाउंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम प्रपोर्शन, और हर कंपाउंड का एलिमेंट और प्रपोर्शन सेम होता है, ठीक है ना। तो उन्हें ये था क्वेश्चन कि ये कंपाउंड कहाँ से आए और इन्हें किन्होंने प्रिपेयर किया। इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज 1:8 वे whatever द सोर्स ऑफ वाटर दस, ठीक है। यानी कि जैसे हम एक कंपाउंड ले लेते हैं वाटर, ठीक है। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? हाइड्रोजन और वाटर के मास का कॉम्बिनेशन 1:8 का है, ठीक है ना। यानी कि 1 हाइड्रोजन का रहेगा और 8 ऑक्सीजन, इस तरह से। और इसका ये मतलब कि वाटर का सोर्स चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कंपाउंड जो है उनका जो रेशियो है वो हमेशा ही सेम रहता है। दस इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डीकम्पोज्ड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। यदि डीकम्पोज किया जाए 9 ग्राम के वाटर को तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का निकलेगा और 8 ग्राम किसका निकलेगा? ऑक्सीजन का। सिमिलरली इन अमोनिया, यदि हम अमोनिया की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है, जो कि होता है 14:3 पर, ठीक है ना। इनका मास रहता है, और यानी कि 14 रहेगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहेगा 3, ठीक है। whatever the method or the source from which is obtained, यानी कि किसी भी मेथड से या किसी भी सोर्स से हम लोग इसको लेंगे, ये हमेशा ही सेम रहेगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये लॉ आया। और उसके साथ साथ क्या लॉ आया? इसी को हम लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। कांस्टेंट है या डिफाइनाइट है, यानी कि हम इसको हमेशा ही डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हम वाटर की बात की जाए तो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 1:8 है, ये हमें पता है और ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो इसको डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहेंगे। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय Prost as in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा है कि प्रोस्ट ने कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में एलिमेंट का जो प्रेजेंट होते हैं वो एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में होते हैं। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws, ठीक है ना। जब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए। इन दो लॉ हमने जो पढ़े थे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन और यह लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए।
तो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डाल्टन, इन्होंने प्रोवाइड किया एक बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, यानी एक बेसिक थ्योरी बनाई इन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ matter, which is till then just the philosophy. He took the name atoms as given by the Greek and said the smallest particle of the matter are atoms. ठीक है, तो डाल्टन ने ये बनाया, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, ठीक है, एक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग बताया उस टाइम पे भी कि नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर के नेचर में यदि हम डिविजिबिलिटी अपनाएं, यानी उसको डिवाइड करने का हम ट्राई करें, तो एक ऐसी यूनिट होगी जो इनडिविजिबल होगी और सबसे छोटी यूनिट होगी, उसी यूनिट का नाम एटम दिया, क्योंकि ग्रीक भाषा में एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी was based on the laws of chemical combination. ये थ्योरी जो थी वो किस पर बेस्ड थी? केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थी। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फिर डाल्टन की ही इसी थ्योरी से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन हुआ। अब इसमें देखिए डाल्टन के बारे में बताया गया है, तो एक क्विक सा हम लोग इसको देख लेते हैं जल्दी से। जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन पुअर वीवर फैमिली इन इंग्लैंड। ठीक है ना, 1766 में जॉन डाल्टन जो थे वो बोर्न हुए थे एक बहुत ही पुअर फैमिली में। ही बिगेन हिज कैरियर एज द टीचर एट द एज ऑफ 12, मतलब 12 वर्ष की उम्र में, 12 ईयर्स की उम्र में ये एक टीचर बन गए थे। 7 years later ही बिकेम आ स्कूल प्रिंसिपल, 7 साल बाद ये स्कूल प्रिंसिपल बन गए। और 1793 में डाल्टन लेफ्ट द मैनचेस्टर एंड टीच मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। और उसके बाद इन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ा 1793 में और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स केमिस्ट्री के टीचर बन गए कॉलेज में। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा पार्ट जो है वो टीचिंग और रिसर्चिंग में दिया। He presented his atomic theory which was a turning point of the study of matter। और उन्होंने एक थ्योरी जो बनाई थी वो एक टर्निंग पॉइंट रहा मैटर का। अब इस थ्योरी को हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट a compound or mixture is composed of a small particle called atoms. The postulates of this theory may be stated as follows। डाल्टन ने की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो ये थी कि जितने भी मैटर हैं एक जो कि किससे बने हो, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर से बना हुआ हो, उसमें एक स्मॉल पार्टिकल होते ही हैं और उनको एटम कहा जाता है। उसके बाद इसी थ्योरी से और क्या क्या निकला है देख लेते हैं। ऑल मैटर्स मेड ऑफ बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना, इनको एटम कहते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का पार्ट होते हैं। एटम्स क्या होते हैं? इनडिविजिबल होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, इनको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता इन अ केमिकल रिएक्शन। Atoms are given element are identical in mass and chemical properties। Atoms यानी किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है अपने मास में, ठीक है ना, और उस अपनी केमिकल प्रॉपर्टी में, यानी उसके जैसा या उसके जैसी प्रॉपर्टी या मास किसी दूसरे का नहीं होगा। Atoms of different element have different masses and chemical property। अलग अलग एलिमेंट के एटम की अलग अलग मासेस होते हैं और अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड।
ठीक है ना। एटम को कंबाइन किया जाता है एक रेशो में, एक पर्टिकुलर रेशो होता है कंपाउंड बनाने के लिए। और है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी किसी भी कंपाउंड में जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटिव नंबर क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।